मैम। हॉलीडे होमवर्क भी चल रहा है साथ में? मैम हॉलीडे हम कर रहे हैं अभी। हम कर रहे हैं। कर रहे हो धीरे धीरे। प्रोजेक्ट के लिए भी कॉल किया था कुछ बच्चों ने, प्रोजेक्ट कर रहे हो ना? मतलब तुम्हारे बैच के नहीं है वो बच्चे। कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करें। यो मैम। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट वुड बी इवोल्यूशन। सो इस संडे टेस्ट में क्या आने वाला है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट? सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है, एक चैप्टर आ रहा है, दैट मींस इजी। हर पेपर में पैटर्न होता है, आपको कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन मीडियम होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, ठीक है? तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अगर एक ही चैप्टर आ रहा है तो सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे, इजी, मीडियम एंड हार्ड। तो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तो इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। इज वन ऑफ द लेंथी चैप्टर, तो इसको प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी बना के रखो कि इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। आज क्या वार हो गया मैम? ट्यूसडे है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस, इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो अगर हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो चैप्टर को डिवाइड तो कर ही सकते हैं, है ना? यो मैम। एक आता है डीएनए का स्ट्रक्चर प्लस डीएनए की फोल्डिंग, वो हिस्टोन वाला पार्ट, राइट? यो मैम। दूसरा पार्ट आता है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, उसमें सारे एक्सपेरिमेंट आ जाते हैं, 3 एक्सपेरिमेंट आते हैं, है ना? उसके बाद आपके पास प्रोसेसेस आने स्टार्ट होते हैं ना, प्रोसेसेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है? डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन और ट्रांसलेशन, ये 3 ये सारे प्रोसेस आ जाते हैं। तो डीएनए हम रेप्लिकेशन लिख देते हैं यहाँ पे, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन यहाँ आ जाता है, फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन यहाँ आता है और ट्रांसलेशन यहाँ आ जाता है। काफी लेंथी चैप्टर है, इसको डिवाइड करना पड़ता है। उसके बाद जो आपके 2 टॉपिक आ जाते हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, एक आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और दूसरा आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट? और रेप्लिकेशन का जो पार्ट है आपका डीएनए रेप्लिकेशन, उसी के अंदर आप वो वाला एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लेते हो, मेजल्सन एंड स्टॉल। देखा जाए तो इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर, राइट? लेकिन आपके पास अभी भी टाइम है, ठीक है? तो डीएनए स्ट्रक्चर एंड डीएनए फोल्डिंग तो आज पढ़ के आए होंगे, इसकी बात हुई थी। यो मैम। ठीक है, मैं अज्यूम करती हूँ कि नहीं पढ़ के आया तो इसको आज पढ़ लोगे। तो अगर मैं इसको ट्यूसडे लगा दूं तो इसमें तुमको वेंसडे लगेगा। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में सिर्फ 3 ही एक्सपेरिमेंट है, राइट? तो वेंसडे के साथ तुम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ सकते हो, यो मैम। ठीक है? फिर हम लगा लेते हैं थर्सडे को तुम रेप्लिकेशन पढ़ रहे हो, और डीएनए रेप्लिकेशन तुम इतनी बार इतने अच्छे से कर चुके हो कि उसके साथ तुम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हो। उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन एक साथ किया जा सकता है, दैट विल बी ऑन फ्राइडे। यो मैम। अच्छा, आपके पास ट्रांसलेशन, दैट विल बी ऑन द सैटरडे। अगर तुम एक चैप्टर को टॉपिक वाइज भी डिवाइड कर रहे हो तब भी संडे से पहले आपका पूरा का पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज हो रहा है, राइट? यो मैम। तो ये रहेगी आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी इस चैप्टर की, क्लियर? यो मैम। अब इस चैप्टर में है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही चैप्टर है, इस चैप्टर में आपका टारगेट होना चाहिए कि इस चैप्टर में आपका, हर चैप्टर में हम टारगेट बनाते हैं ना टेस्ट का। तो पहले बताओ, इस बार नेगेटिव मार्किंग करके कम कर हुई सबकी या नहीं हुई? मैम हुई है। कोई बच्चे जिसकी नहीं हो पाई? हाँ मैम मेरा टेस्ट ही नहीं हुआ। क्या हुआ बेटा? मैम टेस्ट ही नहीं हुआ। तो जिसका टेस्ट नहीं हुआ उसने आगे बात करी? यो मैम। ठीक है, जिसका हुआ है उसकी नेगेटिव मार्किंग में कुछ फर्क देखने को मिला? यो मैम। इस बार का तुम्हारा टारगेट रहेगा कि तुम्हारी मार्किंग अंडर, नेगेटिव मार्किंग अंडर 5 होगी। 5 क्वेश्चन से ज्यादा गलत नहीं करके आना, ठीक है? मैक्सिमम 5 गलत करके आ सकते हैं, इससे ज्यादा गलत करने ही नहीं है,
क्योंकि जब तुम एक एक टॉपिक एक एक दिन लगा के पढ़ रहे हो तो फिर तो कम नेगेटिव मार्किंग बनता है ना। तो आपका टारगेट रहेगा कि आपके इतने होने चाहिए, और कम से कम आपके पिछली बार के कंपैरिजन में अगर टारगेट में मैं लगा लूं तो आपका कितना इंक्रीज होना चाहिए, एटलीस्ट 20 मार्क्स। यानी कि 5 क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं एक्स्ट्रा। 20 मार्क्स पिछली बार से ज्यादा आने चाहिए। मान लेते हैं हम पिछली बार आपके बायोलॉजी में बात कर रही हूँ मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रही। तो मान लो पिछली बार आपके बायोलॉजी में आए थे, लेट्स से 100 में से 20 आए थे, तो इस बार आपका टारगेट है 40। ऐसा नहीं है 20 आए थे तो हम टारगेट लगा रहे हैं अब अगली बार हम 90 लेकर आएंगे, रियलिस्टिक लगाते हैं, हम 20 मार्क्स ज्यादा लगाएंगे। मान लो आपके 80 आए थे, अब आपका वही टारगेट बनता है कि आपके और ज्यादा अच्छा आने चाहिए, गलत ना ही हो तो क्वेश्चन तो बेहतर। ठीक है, तो आपका टारगेट है कि नेगेटिव आपको अंडर 5 लेकर आना है। 5 क्वेश्चन गलत, 3 क्वेश्चन गलत, 2 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन गलत, ट्राई कि कोई गलत ना हो, फिर भी इसके अंदर रखना है। और आपके एटलीस्ट 20 मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए, और ये पेपर के दिन नहीं होंगे, पेपर की प्रिपरेशन में होंगे। ठीक है, तो ये आपका टारगेट रहेगा आपकी क्लास का। क्लियर है सबको? यो यो मैम। स्क्रीनशॉट ले लिया? यो मैम। यो यो मैम। टेस्ट वाले दिन, टेस्ट देने से पहले सुबह सुबह एक बार रिवाइज करके एनसीईआरटी पढ़ के फिर टेस्ट देने बैठना। ओके? यो 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 मैम। So what do a teacher want from student? What we want is only, जो what I want is कि आप रेगुलर हो, रेगुलर हो, जितना आप क्लासेस लगा सकते हो लगाओ, और कंसिस्टेंट रहो इन एफर्ट, कंसिस्टेंट इन एफर्ट्स। देयर विल बी डेज जब आप बहुत लो होंगे, आपसे नहीं हो पा रहा होगा, एंड दैट इज फाइन। देयर विल बी डेज जहां पर आप इतने एनर्जेटिक होगे ना कि ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, पर आपको कंसिस्टेंट रहना है। जिस दिन आपका कुछ भी पढ़ने का मन नहीं है उस दिन आप वो चीज को एक बार उठा के रिवाइज कर लो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, और उसे खाली मत जाने दो। और जिस दिन आपको बहुत ज्यादा पढ़ने को मन है वहां पे एग्जॉस्ट मत हो जाओ कि बायो पढ़ते जा रहे हो, वहां पे एक लिमिट तक बायो पढ़ो, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पे जाओ। तो आपको रेगुलर रहना है अपनी क्लासेस में, क्लासेस लगा लो जितनी लगा सकते हो, है ना। अब कोई इशू आ गया वो अलग चीज है, और कंसिस्टेंट रहो अपने एफर्ट में कि हर रोज थोड़ा जरूर पढ़ेंगे। नहीं बहुत सारा हो रहा कोई बात नहीं, आज बिल्कुल मन नहीं है कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लूंगी, और कुछ नहीं होता तो मैं कोई बात नहीं यूट्यूब पे जाके एक एनिमेटेड वीडियो देख लूंगी, यूट्यूब पे जाके एनिमेटेड वीडियो देखूंगी, चलो मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की देख लेती हूँ, पर कुछ तो सीखोगे ना। तो मेक श्योर कि यू आर कंसिस्टेंट विद योर वर्क एंड यू आर रेगुलर। अगर आप इतना भी रहोगे ना, इस बार संडे मार्क्स में आपके, संडे टेस्ट में आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, और आ जाएंगे, समझ आई? यो यो मैम। पढ़ोगे कैसे? हाउ विल यू अचीव दिस? हाउ विल यू स्टडी? कैसे पढ़ते हो? क्या स्ट्रेटेजी रहती है? कैसे प्रिपेयर करते हो? किसी भी चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करते हो? कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हो? हम डेली हम एक एक टॉपिक को मतलब रिवाइज करते हैं, जिससे हमें आसान हो जाता है एक चैप्टर को कंप्लीट करना। चलो, एक स्ट्रेटेजी इसकी ये है कि मैं रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हूँ। बाकी और बच्चे? यार मैं डांट नहीं रही, ये मैं डिस्कस कर रही हूँ, डांट नहीं रही मैं। तो तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? तब मैं तो को बता पाऊंगी इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ऐसे मैं कुछ भी बोल दूंगी कि ये कर लो, वो तुम पे एप्लीकेबल ही नहीं होगा। तो बताओ भाई। जैसे कि हम एक टॉपिक करते हैं ना, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो पिछला टॉपिक होता है मैं हम उसे भी साथ में रिवाइज करते हैं। ओके, ये स्ट्रेटेजी होगी एक। और कि तुम हर रोज फॉलो कर पाती हो दोनों? मैं रिपीट करना एक बार, क्या बोला? ये तुम दोनों हर रोज फॉलो कर पाते हो बेटा? मैम जैसे कि आप हमें एक एक टॉपिक देते हो ना, तो वैसे हम डेली करते हैं रिवाइज। वैसे मैम पता नहीं चलता फिर कि मतलब हमने कब एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। फिर मैम संडे को पूरा चैप्टर देखना होता है, तो फिर पता नहीं चलता इतना कि हमने कब पढ़ लिया चैप्टर। आसान हो जाता है पढ़ना, मतलब इसलिए। अच्छी अच्छी टेक्निक है ये, ऐसे पढ़ सकते हो। आप कोई तरीके आजमाओ डिफरेंट डिफरेंट। देखो एक दो जनों ने आपको नए तरीका बताया, आप ये ट्राई करके देखो, आप पे वर्क करता नहीं, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है ना, तो हर किसी पे डिफरेंट वर्क करता है। लेकिन एक दूसरे से टेक्निक सीखो। प्रिपेयर करने के लिए याद रखना आपको किन एक चीजों को जरूर करना है। एक, आपको नोट्स को जरूर पढ़ना है। दूसरा, आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है।
और तीसरा आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। ये एक पैटर्न है एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करने का, ठीक है। नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू। आप अलग ऑर्डर में भी लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि मेरे को चैप्टर थोड़ा आता है, मैं पहले पीवाईक्यू लगाऊंगी, मैं अपनी गलतियां देखूंगी, उसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगी, ताकि मैं अपनी गलतियों से ज्यादा सीख सकूं। क्योंकि जब मुझे पता है ना मेरी गलती कहाँ हुई थी, मुझे डीएनए रेप्लिकेशन में गलती हुई थी, तो जब मैं डीएनए रेप्लिकेशन अपने क्वेश्चन लगाने के बाद पढ़ूंगी ना, तो मेरे को ज्यादा समझ आएगा। कोई भी ऑर्डर रख लो, दैट इज योर चॉइस, लेकिन अपने टॉपिक, जैसे मैंने बोल दिया डीएनए रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन प्रिपेयर हो गया, मैं इस पर टिक लगाऊंगी। पहले तो यही चार्ट बना लेना कॉपी पे, ठीक है। अब मैं इस पर टिक लगाऊंगी, तो टिक लगाते टाइम मैं कब टिक लगाऊंगी, जब मैंने इसका नोट्स भी देख लिए, मैंने एनसीईआरटी भी एक बार बैठ के आराम से रीड करी, ठीक है। टॉपिक वाइज करना, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, सो जाओगे। और मैंने इसका पीवाईक्यू भी लगा लिया, हर टॉपिक का अलग अलग पीवाईक्यू दे रखा है आपके उस मॉड्यूल से, और ये मैं आपको और मॉड्यूल्स भेज दूंगी, राइट। तो ये तीनों चीजें जब हो जाएगी, दैट मीन्स आपका पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर हो गया। ये बात समझ आई? ठीक है, तो इसको फॉलो करने की कोशिश करो। अभी आपके पास सिर्फ एक चैप्टर है, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास हमेशा एक से ज्यादा आता है, तो इस बार आपके पास एडवांटेज है कि आप बायो में ट्राई कर सकते हो कि क्या चीज वर्क करती है, ठीक है। तो ट्राई टेक्निक्स जो आपको सही लगती है, कैसे पढ़ना है आपको, लेकिन ये तीनों चीजें कवर होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखते हैं आपके संडे मार्क्स कैसे रहते हैं, ओके। यो मैम। स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ इवोल्यूशन में। आज हम लोग क्या करेंगे, इवोल्यूशन भी काफी लेंथी चैप्टर है, बहुत सारे तरीके से, बहुत आउट ऑफ सिलेबस चला जाता है, क्योंकि इवोल्यूशन जितना पढ़ो उतना कम है, इसका कोई अंत नहीं है। ये अनंत टाइप का है, मतलब अब पढ़ते चले जाओ, इस पिक्चर का कभी अंत नहीं होगा, ये खुलती चली जाएगी। तो हमें इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है इवोल्यूशन पढ़ते हुए भी और पढ़ाते हुए भी। और याद रखना पड़ता है कि हम लोग प्रिपेयर किस एग्जाम के लिए कर रहे हैं। दिमाग में कौन सा एग्जाम है मैम? नीट। हाँ, देखो उसके बाद तुम वेटनरी में जाओ, आयुर्वेदा में जाओ, उसके बाद तुम्हारा मन करे एमए कर लो, बीए कर लो, वो तुम्हारी चॉइस है। यहाँ पर हम प्रिपरेशन नीट की कर रहे हैं ना, क्योंकि नीट प्रिपेयर करेंगे, बाकी एग्जाम अपने आप क्रैक हो ही जाएंगे। तो नीट का पर्सपेक्टिव से हमें बार बार पीछा के देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ तक बढ़ना है, ज्यादा नहीं बढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो जब मैं तुमको कोई टॉपिक बोलूंगी ना कि इसको बाहर से और देख कर आना, उसको पढ़ के आना एक्स्ट्रा, ठीक है। जो मैं नहीं बोलूंगी वहां पे अपना टाइम खराब मत करना, ओके। यो मैम। कि जितनी हेल्प बुक्स है उसमें बहुत सारा कुछ दे रखा है, एंड यू डोंट नीड इतना सारा कुछ, ओके। सो अब ओरिजिन ऑफ लाइफ की क्या बात करते हैं, हम क्या करेंगे इवोल्यूशन में, पहले हम देखेंगे अर्थ कैसे बनी, फिर हम देखेंगे अर्थ पर लाइफ कैसे बनी, फिर लाइफ कैसे बनी इसको साइंटिस्ट ने कैसे साइंटिफिक रिसर्च करके अपने एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव किया, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा रिसर्च पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद ये सब चलेगा, थ्योरीज आएंगी उसके बाद, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ की कुछ थ्योरीज आएंगी, वो हम पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जहां पर भी ईयर मेंशन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे बताओ अर्थ बनी कैसे थी, कुछ कहानी सुनी होगी, कार्टून में किसी में देखा होगा। पानी। पानी पीना है, मम्मी से वो मेरे को क्यों बोल रहे नो मैम। नहीं पीना है, मैंने तो पी लिया। बेटा कभी कुछ भी सुना होगा, हम्म। मैम एक बहुत बड़ा प्लेनेट था, फिर उस पे एस्ट्रॉइड गिरा था और वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, फिर उससे प्लैनेट्स बने थे, सन बने थे और स्टार बना था। एक बहुत बड़ा प्लेनेट था कि, अच्छा ठीक है, तो इसे क्या बुलाते हैं हम? बिग बैंग थ्योरी। हाँ, बिग बैंग थ्योरी, राइट। अब बिग बैंग थ्योरी के बहुत से वर्जन है जो आप सुनोगे। मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड ना, 1 मिनट देना मुझे, मैं 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, आई होप ये थोड़ा सा हेल्प करे। लेट्स, स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। नो यस मैम। मैम। हाँ, तो क्या माना जाता है कि एक बहुत बड़ा गोला था गैस का,
बहुत ही ह्यूज, बहुत ही ज्यादा, हमारी इमेजिनेशन से ज्यादा ह्यूज, जो एनर्जी से भरा हुआ था, उसमें इतनी ज्यादा इकट्ठी एनर्जी होगी कि वो फट गया। जो आपने बोला ना पत्थर से पत्थर टकराए, वो नहीं, एक बहुत बड़ा गोला था गैस का, उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि वो फट गया। ठीक है, नेबुला बुलाते हैं उसे, चलो छोड़ो, वर्ड छोड़ो, जिस काम के नहीं छोड़ो उसे। तो वो बहुत बड़ा गैस का गोला से फटा। जब वो फटा तो उसने चारों तरफ एनर्जी एनर्जी हर तरफ फैला दी। उससे क्या हुआ, अब जितना भी हमारा अंतरिक्ष होता है, जिसको हम कहते हैं ना आउटसाइड, आउटर स्पेस, वहां पे आपको पत्थर उड़ते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, आपने सुना होगा, उसमें से कुछ हम स्टार्स कहते हैं, कुछ हम देख सकते हैं। मेटेओराइट सुना है आपने? मेटेओराइट, टूटता हुआ तारा। यो मैम। तारा होता क्या है? कुछ भी सुनाओ, मैं सही थ्योरी नहीं मांग रही, मैं पूछ रही हूँ तुम्हें पता क्या था, कि मुझे पता चले, मुझे बताना क्या है। पता है टूटता हुआ तारा होता क्या है? नो मैम। तार जैसे मूव कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये अर्थ है ना, तो अर्थ के आसपास सब पत्थर घूम रहे हैं, है ना, फ्री ग्रेविटी के अपने अपने डायरेक्शन में कहीं कहीं घूम रहे हैं। कुछ इतने पास आते हैं कभी अर्थ के कि उसकी ग्रेविटी उसे खींच लेती है। जैसे वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, वो बहुत जोर से नीचे गिरते हैं। जब वो बहुत जोर से नीचे गिरते हैं ना, तो उनकी जो सेंटर की अपीयरेंस है वो तारे जैसी दिखाई देती है, इसलिए हम उसको स्टार कहते हैं। ठीक है, और वो पीछे से पूंछ सी बना देते हैं, इसलिए हम कहते हैं टूटता तारा, चमकता हुआ नीचे गिरता है। एक्चुअल में ये बस पत्थर होते हैं जो स्पेस से अर्थ पे आ जाते हैं। जब तक ये अर्थ पे गिरता है तब तक ये जल के खत्म भी हो जाते हैं। बहुत कम होता है कि एक्चुअल में अर्थ में गिरे, तो आपको टूटते तारे दिखते हैं ना, गिरते रहते हैं वो, और वैसे खत्म भी हो जाते हैं स्पेस में जल के, क्योंकि आग पकड़ी होती है इन्होंने, ये इतनी स्पीड में नीचे आते हैं अर्थ की ग्रेविटी में। नाउ ये जो टूटता तारा है, दीज आर नोन एज द मेटेरॉइड्स। तो मानते हैं कि कोई बड़ा मेटेरॉइड होगा जो इधर उधर घूम रहा था, इस एनर्जी के प्रभाव में, इस एनर्जी की वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई है ना अभी फटने से गोले की, मैं यहाँ बना देती हूँ, ऐसे कंफ्यूजन होगा। तो एक बहुत बड़ी एनर्जी का सोर्स था जो ब्लास्ट हो गया। जब उसमें एकदम से ब्लास्ट हुआ, एक बहुत बड़ा बिग बैंग सा हुआ, मतलब बहुत बड़ा बैंग की साउंड आई होगी कि वो जब ब्लास्ट हुआ, सारी तरफ एनर्जी फैल गई। जो मेटेरॉइड्स थे, अब उनमें से कुछ मेटेरॉइड्स अलग अलग साइज के थे। हम मानते हैं उनमें से एक मेटेरॉइड था जो सेटल हो गए, जिसको हम आज सन बुलाते हैं, और उसके आसपास बहुत सारे मेटेरॉइड सेटल हुए, जिसमें से एक हमारा अर्थ है, प्लेनेट अर्थ। तो हम मानते हैं बिग बैंग थ्योरी की वजह से प्लेनेट अर्थ बना है। ठीक है, उस एनर्जी की वजह से प्लेनेट अर्थ सन से कुछ इस डिस्टेंस पे आ गया कि अब वो सन के आसपास ही घूमता रहता है। वैसे ही बाकी सारे प्लेनेट भी बने और सोलर सिस्टम भी बना। ठीक है, तो शायद इस एनिमेशन में थोड़ा सा वैसा दिखाया, थोड़ा सा देखो, छोटा सा गोला दिख रहा है आपको सेंटर में, छोटा सा गोला है जिसमें बहुत सारी एनर्जी, और देखो इतनी एनर्जी की फट जाएगा अभी। दिस इज बिग बैंग, ऐसे इमेजिन किया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही सालों का प्रोसेस रहा होगा, और इस तरीके से एनर्जी रिलीज हुई थी, जिसके इन्फ्लुएंस में जो मेटेरॉइड्स है वो इकट्ठे होने लगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। नेचुरली हुआ है, ऐसे ही क्यों हुआ इसका जवाब तो नहीं आया, लेकिन किसी के पास ना जवाब नहीं है इस बात का। ओरिजिन ऑफ अर्थ के ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ढूंढ रहे हैं। देखो ऐसे आपको बहुत सारे सोलर सिस्टम बन गए, जैसे हमारा मिल्की वे भी कुछ ऐसा ही दिखता है। सेंटर में सन, आसपास में सारे के सारे स्टार्स, स्टार्स बेसिकली हमारे प्लैनेट्स, उसके आसपास और स्टार्स। तो ऐसे ये टकराते रहे एक दूसरे से और फाइनली जाके हमारा मिल्की वे बना। तो दिस इज आवर मिल्की वे, दिखाई दे रहा है? उसके सन है, राइट। तो कुछ इस तरीके से रहा होगा, एक्सपेक्ट यही किया जाता है। ठीक है जी, दिस इज समथिंग बिग बैंग थ्योरी। सो बिग बैंग थ्योरी जब हुई, अगर मैं बोलूँ तो ओरिजिन ऑफ अर्थ कहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे ज्यादा इसी को माना जाता है, बिग बैंग थ्योरी। और भी लोगों ने थ्योरी दी है, पर सबसे ज्यादा इस पर बिलीव किया जाता है। तो बिग बैंग थ्योरी की वजह से किसका जन्म हुआ? अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ, राइट। हाँ, अब जो अर्थ थी ना, ये है पुरानी अर्थ, तो पुराने को हम बोलते हैं प्रिमिटिव। सो दिस इज अ प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव अर्थ ऐसी नहीं है जैसे अभी दिखाई देती थी। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव अर्थ कुछ नहीं थी, एक आग का गोला जैसा था, वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही गर्म थी। तो प्रिमिटिव अर्थ बहुत गर्म होती थी, उसमें अब क्या क्या चीजें थी और क्या क्या चीजें नहीं थी, इससे क्वेश्चन बनता है। तो प्रिमिटिव अर्थ कैसी थी? प्रिमिटिव अर्थ बहुत ही गर्म थी, हॉट थी।
इसमें माना जाता है कि इतनी गर्म थी कि इसके जो पत्थर थे वो पिघल के लावा बना देते थे और वो वोल्केनिक इरप्शंस करते थे। तो पहले वाला जो प्रिमिटिव अर्थ थी वो हॉट थी, उसमें क्या होता था, वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शन मतलब वोल्केनो का फटना। और इसमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। हम कहते हैं ना हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? मैम तापमान। तापमान इज टेम्परेचर बेटा। हमारे आसपास का हमारा वातावरण। आसपास का वातावरण। आसपास का वातावरण। हाँ, यस। तो अभी आप जहाँ भी बैठे हो, आपके आसपास जो भी है दैट इज योर एटमॉस्फेयर। अगर आपके पास बुक भी पड़ी है ना तो दैट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, अगर मैं अर्थ के रिस्पेक्ट में पढ़ूं तो कुछ नहीं, लेयर ऑफ गैसेस इज नॉन एज एटमॉस्फेयर। जैसे ओजोन होती है ना, और वहां पे आपको ऑक्सीजन की लेयर मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर मिल जाएगी। तो लेयर ऑफ गैसेस इज एटमॉस्फेयर, हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो देयर वर नो एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रिमिटिव अर्थ पे एटमॉस्फेयर कोई नहीं था। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होते हैं ना, फ्रीली अवेलेबल है। एक तो है किसी चीज से बॉन्डेड है, दूसरा है फ्रीली अवेलेबल है। तो यहाँ पर कोई भी फ्री ऑक्सीजन नहीं थी और कोई लाइफ भी नहीं थी, कोई जिंदगी नहीं थी। तो अभी समझ आया? अभी तक अर्थ का क्या चल रहा है, एक लाल कलर से समझ लो, एकदम गरम गरम गोला है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा वोल्केनिक eruption है। उसके ऊपर कोई पानी नहीं है, कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ओके, क्या समझ आया? अब ऐसा माना जाता है, क्या हुआ? ओके, अब ऐसा माना जाता है कि वहां पे प्रिमिटिव अर्थ पे लिक्विड वाटर नहीं था, लेकिन वहां पे वेपर फॉर्म में वाटर था। अब इसके थ्योरी है, तो मानते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ने आपस में मिलकर बॉन्ड बना के वाटर बना दिया। अब ये जो चीजें है ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे फर्स्ट से स्टार्ट हुई, इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज है। तो हम जो एक एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से फॉलो करते हैं, मैं उसी को लेके आपको समझा रही हूँ। ठीक है, लेकिन इससे बहुत चीजें एडवांस आ चुकी है। तो अगर आप में से उसमें भी कोई भी इस लाइन में आगे जाता है तो वो थोड़ा और अच्छे से सीखेगा, राइट? आप ये मत सोचना कि मैंने गलत पढ़ाया था, ये तुम्हारे में ही लिखा है इसलिए पढ़ा रही हूँ। इससे ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है अब, राइट? तो अब हम और भी चीजें जानते हैं, पर उसको यहाँ मेंशन नहीं करूंगी क्योंकि फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ओके, तो अब क्या हुआ, अब देखो, अब तो मैं तो मजेदार चीजें बनाती हूँ। बारिश तो चली रही है ना, तो देखो, अगर वाटर वेपर फॉर्म में है तो वेपर फॉर्म में क्या होता है, वाटर हो जाता है। जब वाटर के मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, वाटर क्या हो गया, कंडेंस। हाँ, कंडेंस हो गया। कंडेंस हो गया तो उसने बादल बना दिए, और भाई जब उसने बादल बनाए तो उसने बारिश भी करी। अभी ऑर्डिनरी अर्थ नहीं है जब पे बारिश होकर रुक जाएगी, ये वो अर्थ है जहां पर बारिश 100 सालों तक चली है। तो क्या था, जब अर्थ बना, अर्थ ऐसे थोड़ी ना इतना अच्छे से स्फेरिकल था, अर्थ तो पत्थर ही था ना, जो और पत्थरों से टकरा रहा था स्पेस में। तो अर्थ में ना बहुत सारे गड्ढे हो गए। ठीक है, तो अर्थ कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि अर्थ में बहुत सारे डिप्रेशन है, जैसे गाड़ी में डेंट पड़ जाता है ना, वैसे डिप्रेशन है। तो जब बारिश हुई ना, सो इट इज बिलीव कि जब बारिश हुई होगी तो इन गड्ढों में पानी भरने लग गया। और आज वो 100 सालों तक, लगभग 100 सालों तक बारिश चली। तो आज ये जो गड्ढे हैं जिनमें बहुत सारा पानी भर गया, इनको हम क्या बुलाते हैं, ये सारे हमारे हैं ओशियंस। यस, ओशियंस बन गए हमारे। ये सारे के सारे ओशियंस कभी फ्रेश वाटर सोर्स रहे होंगे, लेकिन अब से फ्रेश वाटर नहीं है, अभी कैसा पानी है, खारा पानी। इसको हम कहते हैं सॉल्टी वाटर। तो क्या रहा होगा कि पहले बारिश के पानी से हमारे ओशियंस का जन्म हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ आई? जब ओशियंस बने तो वो तो पानी मीठा था, लेकिन अब तुम ऐसे देखो, यहाँ पे ये पानी है, ये अर्थ का सरफेस है, वो डिप्रेशन का। तो बेटा अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ भी उन्हीं मेटल एलिमेंट से बनी है जिनसे हम बने हैं। तो धीरे धीरे ये एलिमेंट पानी में डिसॉल्व होने लग गए होंगे, है ना? पानी तुम किसी भी चीज के ऊपर डाल के रखो, पत्थर भी तो घुलने लग जाता है ना। तो धीरे धीरे पानी में सारे के सारे मिनरल्स डिसॉल्व होने लग गए, और फिर इसमें लाइफ भी जनरेट होगी। और जब लाइफ जनरेट हुई तो उसने भी अपना वेस्ट मटेरियल इसमें डालने लगा। तो स्लोली स्लोली जो पानी था वो नमकीन हो गया। ठीक है, समझ आई बात?
तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन है, हमारे पास एक अर्थ है जिसके पास पानी है, ठीक है, पानी में मिनरल्स है, तो पानी है एक यो मैम बट द फूड, है ना। तो रहने के लिए एक मीडियम है और खाने के लिए खाना अवेलेबल है। इट इज द टाइम जब पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। तो फर्स्ट सेल नहीं था वो, फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म इन वाटर। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे लाइफ कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, वो पानी के अंदर ओरिजिनेट हुई थी। ये नीट का क्वेश्चन है, समझ आया? इसलिए इतना देखो, प्रिमिटिव अर्थ कैसी थी, हॉट थी, उस बहुत हॉट थी, उसमें एटमॉस्फेयर नहीं था, उसमें फ्री ऑक्सीजन नहीं थी। देखो ऑक्सीजन वाटर वेपर की फॉर्म में अगर मैं बोलूँ, ये वाटर वेपर है तो इसमें ऑक्सीजन है ना, लेकिन बॉन्डेड फॉर्म में, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। तो वो कह रहे हैं कि फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, O2 के मॉलिक्यूल नहीं है। इन्वायरमेंट कैसा था, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट का मतलब है कि वहां पे बहुत सारी फ्री ऑक्सीजन होनी चाहिए, पर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट कैसा है, रिड्यूसिंग। ये नीट का क्वेश्चन है, समझ आया? तो एक रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए और एक फ्री ऑक्सीजन वाले को अंडरलाइन कर लीजिए। अब वहां पे कौन कौन सी गैसेस अवेलेबल थी, हाइड्रोजन थी, ठीक है, हमारे पास और हीलियम थी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड थी, हमारे पास मीथेन थी और हमारे पास अमोनिया थी। दीज आर द गैसेस जो एटमॉस्फेयर में थोड़ी थोड़ी अवेलेबल थी। पर हमने कहा ना एटमॉस्फेयर नहीं है, कहने का क्या मतलब है कि अर्थ में ये गैसेस इधर उधर अवेलेबल थी, पर ये पूरी चादर की तरह इसको ढकती नहीं है, इसलिए एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है गैसेस पूरी चादर की तरह धरती को ढक ले, पर ऐसा नहीं था तब। ये बात समझ आई? कोई ओजोन नहीं था, वोल्केनिक इरप्शंस बहुत ज्यादा थी, वाटर वेपर प्रेजेंट थे और कोई लिक्विड वाटर नहीं था। तो स्टार्टिंग की गैसेस कौन सी थी, अगर कोई पूछ ले सबसे स्टार्टिंग की गैसेस कौन सी है, देखो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ना, तो सन के पास मेन गैस कौन सी है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हमारे भी यहाँ पे जो पहली गैसेस थी वो हाइड्रोजन एंड हीलियम ही थी, समझ आई? तो ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब हमने धरती बना ली, खाना बना लिया, जब ये सब कुछ हमने बना लिया तो अब क्या होना स्टार्ट होगा यहाँ पे, हाँ यस, लाइफ को आने के लिए ना टेम्परेचर को भी थोड़ा लो होना पड़ेगा। तो जो मैं प्रोसेस बता रही हूँ ना, 100 सालों में हुए हैं, बहुत लंबे। तो मतलब किसी एक, वैसे तो लाइफ थी ही नहीं कोई, तो बहुत लंबे प्रोसेसेस हैं। अब देखो अर्थ धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लग गया तो वो भी ठंडी होने स्टार्ट होगी, तो अर्थ स्टार्ट्स टू कूल डाउन, वाटर वेपर भी और कंडेंस होने लग गए, ठीक है, पानी बड़े बादल बनने लगे और फाइनली ओशंस की फॉर्मेशन होगी जब बारिश हुई, ठीक है जी। अब पहला सेल कहाँ बॉर्न हुआ था, पहला सेल पानी के अंदर बॉर्न हुआ था, राइट? इतनी बात क्लियर सबको? घर में खाना बना है तो क्या तुम दोबारा से खाना बनाओगे अपने, अगर तुम्हें भूख लगेगी तो, या बना हुआ खाना खा लोगे? बना हुआ खाना खा लेंगे। जब रहने के लिए ओशंस में जगह है और खाने के लिए मिनरल्स है, तो क्या सेल लाइक स्ट्रक्चर सोचेगा कि मैं खाना बनाऊं? नो मैम। तो जो फर्स्ट सेल होगा, जो लिखा है मैंने फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर, ये लिख लेना इंपॉर्टेंट है, बॉर्न इन वाटर। तो मुझे बताइए कैसा होगा, खुद खाना बनाने वाला ऑटोट्रॉफ्स या बना बनाए खाने वाला हेट्रोट्रॉफ्स? ये नीट का क्वेश्चन है। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से थे, हेट्रोट्रॉफ्स, राइट? मैम। देखो अब कुछ टर्म्स है जो एनसीईआरटी से ली गई है, ठीक है, तो एनसीईआरटी में मेंशन है ना डेट्स, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में बहुत सी डेट्स मेंशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर नहीं करना, समझ आई? नो, यूनिवर्स कब बना, यूनिवर्स हम पूरे यूनिवर्स की बात करें 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले बन गया था, बिलियन ईयर्स लिखा है। अर्थ कब बनी होगी, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, मिलियन नहीं लिखा, बिलियन लिखा है, और ये जिस यूनिट में पूछ रहे हैं यहाँ वही पूछता है मोस्टली। तो अर्थ बनी 4.5 बिलियन ईयर अगो। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ आया 4 बिलियन अगो, मतलब सेल लाइक स्ट्रक्चर जो ऑटोट्रॉफ था या हेटेरोट्रॉफ था,
हेट्रोट्रॉफ वो 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले आया, ठीक है। 50 मिलियन ईयर्स का बीच में फर्क पड़ गया, इतना फर्क पड़ गया, तब तक पहला सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं आया। उसके बाद फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल मतलब पहला सेल लाइक स्ट्रक्चर आया, ठीक, कुछ सेल जैसा स्ट्रक्चर था कुछ इस तरीके के। उसके बाद पहली बार जेनेटिक मटेरियल का जन्म हुआ। पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था, आरएनए या डीएनए? आरएनए, है ना। तो फर्स्ट टाइम आरएनए लाइक स्ट्रक्चर का जन्म हुआ और प्रोटीन लाइक लेयर का भी जन्म हुआ, ठीक है। वो कब हुआ, देर आर द फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि बहुत बड़े मॉलिक्यूल से ये हुआ अराउंड 3 बिलियन ईयर्स हो पहले। क्लियर? नाउ फर्स्ट सेल, अगर वो तुमसे स्पेसिफिकली पूछे सेल लाइक नहीं फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल ओरिजिनेट हुए 2 बिलियन ईयर्स अगो, दैट इज 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले फर्स्ट सेल ओरिजिनेट हुए। जब मैंने बोला फर्स्ट सेल, तो वो कौन सा सेल होगा, प्रोक्रियोटिक या यूक्रियोटिक? प्रोक्रियोटिक आर द सिंपल सेल। प्रोक्रियोटिक सेल ने ही जन्म दिया है यूक्रियोटिक सेल को। और ये बात कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है हमें, इसमें एक बड़ा सेल छोटे सेल को खा जाता है, क्या नाम है? उसे हम बोलते हैं एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। सुना है बेटा? फिर बोलते क्यों नहीं, रिवाइज नहीं करते? ऐसे तो भूल जाओगे ना, क्या फायदा इतना सारा पढ़ने का, है ना। इससे अच्छा टीवी देख लेती, डिस्कवरी से कुछ सीख लेती अगर क्लास में नहीं पढ़ना था तो। बिना रिवीजन करे मत आया करो यार, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बहुत पहले बताई हुई है। मुझे याद है कि हर क्लास में एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की बात पहले चैप्टर में हो जाती है, राइट। तो ऐसे मत करो यार, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा पीछे का अगर रिवाइज नहीं करोगे तो। ओके, सो फर्स्ट यूक्रियोट। अब देखो जो प्रोक्रियोट होंगे पहले वाले भी, वो कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक? हाँ, पहले यूक्रियोट भी हेट्रोट्रॉफिक ही आए, ठीक है। उसके बाद कौन से आएंगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक का मतलब केमिकल एनर्जी, केमिकल बॉन्ड ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ये सनलाइट की मदद से खाना नहीं मिलते, ये केमिकल्स की मदद से खाना फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में आपके पास आएंगे फोटोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफिक जो सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं, क्लियर? फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आया जिसकी डेट नहीं मेंशन नहीं करता एनसीईआरटी, तो हम भी यहाँ नहीं लिखते, राइट। और लास्ट में फर्स्ट इनवर्टिब्रेट 500 मया पहले आया, मया मींस मिलियन ईयर्स, ठीक है। तो पहले इनवर्टिब्रेट की बात कर रहा है, उसके बाद ये कुछ नहीं बताता एनसीईआरटी में, तो हम इसको आगे एक्सटेंड भी नहीं करते। इतनी इन्फॉर्मेशन याद हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। क्लियर है सबको? कहाँ पढ़ते हो? क्वेश्चन रिपीट करना। इनवर्टिब्रेट्स कहाँ पढ़ते हो? मैम एनिमल किंगडम। नाम बताओ, कहाँ से स्टार्ट करूं बेटा? इनवर्टिब्रेट जिनके पास हड्डी नहीं होती, हाँ। लास्ट कहाँ तक? साइनोडर्मेटा। कॉर्डेटा से तो फिर कॉर्डेटा से तो हमारे वर्टिब्रेट आ गए ना, राइट। तो इनको बात करें कि 500 मया पहले ये आ गई थी, ठीक है। उसके बाद पहले जॉलेस फिश और लॉब्ड फिश। जॉलेस फिश मतलब ऐसे फिश जिसके जॉस नहीं थे, ऐसे स्ट्रॉन्ग जॉ होते हैं ना मछली की, इसके से स्ट्रॉन्ग जॉ नहीं थे, और इसके फिन्स लॉब्ड थे। देखो फिन्स क्या होते हैं, आपने कभी ऐसे मछली बनाई होगी, बचपन में सबने बनाई होगी कॉपी में कभी ना कभी। तो हम कैसे मछली जिस तरीके से बनाते थे, ये उसके फिन्स होते थे, ऐसे होते थे ना। जो फिन्स है ना ये मॉडिफाई हो रहे हैं, ये जो फिन्स है ये मॉडिफाई होके लोब लाइक बन रहे हैं। लोब मतलब जैसे हमारी बाजू होती है ना, थोड़ी थोड़ी बाजू जैसे बनने लग गया।
तो लॉक फिन्स आपको दिखाई देने, ऐसी वाली मछली आपको दिखाई देने लगी जिनकी फिन्स डेवलप हो रहे थे बाजुओं में अराउंड 350 मेया पहले। उसके बाद सम वीड एंड वेस्कुलर प्लांट्स का भी जन्म हुआ। वैसे एज सच प्लांट नहीं पूछते, लेकिन ये मेंशन कर रहा है। तो वेस्कुलर प्लांट जिनके पास क्या क्या होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। ये 320 में पहले आए। फाइनली फर्स्ट एम्फीबियंस आए। तो अगर तुम देखो तो पहले जॉलेस फिशेस तक बात पहुंच गई थी एनिमल में। प्लांट की डेवलपमेंट उनके कंपैरिजन में स्लो चली, है ना। यो मैम। फाइनली फर्स्ट एम्फीबियंस आए जिसकी डेट मेंशन नहीं है, और उसके बाद रेप्टाइल ने डोमिनेट किया अर्थ को अराउंड 265 मेया पहले, ठीक है। फिर अराउंड 200 इयर्स पे का गैप है जिसको एक्सप्लेन नहीं करते, और फाइनली बताते हैं कि डायनासोर डिसअपियर हो गए 65 मेया पे। अब देखिए नंबर्स हैं, नंबर्स याद करने मुश्किल होते हैं, तो नंबर्स को लिखो, राइट कर लो इसको कहीं पे, राइट इट डाउन, ओके। और इसको कहीं पे अपने इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में लगा लो एनसीईआरटी के। जितनी बार एनसीईआरटी खोलोगे इन पे ध्यान जाएगा तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, समझ आई। यो मैम। और कोई तरीका नहीं है, इसको ऐसे याद कर लेना। मैं तुमसे बार बार पूछती रहूंगी तो तुमको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। सबने लिखा है ये? यो मैम। यो मैम। यो मैम। जब हम लोग बात करते हैं डायनासोर्स की एंड ऑल दैट, डायनासोर डिसअपियर हो गए। अभी हम करेंगे चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट में सीखेंगे। छोटा सा मुझे बताना है वर्टिब्रेट के बारे में, नहीं तो आगे समझ में कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो वर्टिब्रेट्स की कैसी डिवीजन होती है कि सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स थे। इनवर्टिब्रेट सारे के सारे अभी कहाँ थे? मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर इन वाटर। तो उनमें से ये लॉब्ड फिन्स जो है ना, लॉब लाइक फिन्स, यही थी जो सबसे पहले मछलियां बाहर आई थी। तो पानी से मछलियां बाहर आई थी जिन्होंने एनिमल्स को जन्म दिया। तो सबसे पहले आएगी पाइसेस। पाइसेस ने जन्म दिया एम्फीबियंस को, लड्डुओं को जन्म इन्होंने दिया मॉडिफिकेशन से। एम्फीबियंस ने जन्म दिया रेप्टाइल्स को। रेप्टाइल्स आर वेरी स्पेशल क्योंकि रेप्टाइल्स आगे जन्म देते हैं दो अलग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। एक रेप्टाइल्स ने जन्म दिया एक तरफ एव्स को और एक तरफ दिया मैमल्स को। ऐसा नहीं कह सकते एव्स पहले है मैमल्स पहले है, ये काइंड ऑफ पैरेलल लाइन पे डेवलप हुए। तो अगर हम पूछ ले एव्स और मैमल्स का कॉमन एंसेस्टर कौन है, तो कौन होगा? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स। राइट। रेप्टाइल्स की खासियत होती है कि उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना, यो मैम। लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसके पास 4 चैम्बर्ड होता है। मैम क्रोकोडाइल। शाबाश, क्या नाम है तुम्हारा? मैम अनीता। शाबाश अनीता। तो इसको साथ साथ रिवाइज कर लो, ठीक है जी। आइए अब एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या होती है, मैं तुमको 1 मिनट देती हूँ। लुक एट द स्क्रीन और मेरे को बताओ कौन मुझे एक्सप्लेन करे। मैंने पढ़ाई है, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ। स्टार्ट। देख लो, देख के बता दो, रिकॉल कर सकते हो। 43 पे पूछूंगी। वन मिनट लेफ्ट। हाँ, कौन बताएगा? बताओ। फिर 1 मिनट का रिधिमा बताएगी। रिधान किसने ज्वाइन किया रिधान नाम से? मैम रुशिल। रुशिल, चल रुशिल बेटा बता। मैम इसके अकॉर्डिंग जो एक स्मॉल सेल जो होता है वो ट्रैप करता है लार्ज सेल को, और दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं।
ये थ्योरी बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों को मींस एक्सप्लेन करता है। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोला। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगी। शाबाश, गुड जॉब, कर ले हाथ नीचे, तालियां बजा लो यार, बच्ची ने इतना बढ़िया बोला। एंडोसिम्बायोटिक क्या थ्योरी कहती है? एंडो का मतलब है इनसाइड, है ना? देखो ध्यान से सुन लो जिनको नहीं पता, इसके बाद याद रखना। एंडो मतलब इनसाइड, ये आपको सेल वाले चैप्टर से कंबाइन होकर आ सकता है। सिम्बायोटिक मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों हैप्पी है, रिलेशनशिप विद बोथ पीपल आर हैप्पी। ठीक है जी, ऐसे कहते हैं हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि देखो, अब मैं जहां पर वो करूंगी पॉइंटर, सब पॉइंटर की तरफ देखेंगे। ओके, कि पानी के अंदर हो रहा है ये सब कुछ, सारे इवेंट पानी में हो रहे हैं। तो क्या हुआ होगा कि प्रोक्रियोटिक सेल एक कोई बड़े वाला होगा, उसने छोटे वाले प्रोक्रियोटिक सेल को खा लिया होगा, मजे मजे में रहा, मजा आ गया, खा गया, तो उसने खा लिया होगा। फिर उसने सोचा होगा छोटा वाला प्रोक्रियोटिक सेल तो टूट जाएगा और मुझे एनर्जी देगा, पर छोटा वाला प्रोक्रियोटिक सेल टूटा नहीं। उसने क्या कहा, मतलब सेल टू सेल कम्युनिकेशन हुआ होगा, ऐसा हम अज्यूम करते हैं कि छोटे वाले सेल ने इन्फॉर्म किया होगा कि आई हैव स्पेशल पावर्स। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं बिना खाने के तेरे को ना मैं एनर्जी बना के दूंगा, बस बदले में मुझे मार मत। तो दोनों प्रोक्रियोटिक सेल है, तो बड़े वाले प्रोक्रियोटिक सेल ने सोचा कि अगर मुझे एनर्जी मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम है, मैं इस छोटे वाले सेल को अपने अंदर रहने देता हूँ। ठीक है, और छोटे वाले सेल को घर मिल जाएगा और मुझे एनर्जी मिल जाएगी। तो ये दोनों सेल आपस में एक साथ रहने लग गए। तुमने कभी ऐसे देखा है कि एक बड़े वाले बैलून के अंदर छोटा बैलून भी होता है? यो बेटा बड़े वाला बैलून बड़ा प्रोक्रियोटिक सेल है, छोटे वाला बैलून छोटा प्रोक्रियोटिक सेल है, साथ में रह रहे हैं। ऐसे ही बहुत सालों के बाद इतना मॉडिफिकेशन हो गया कि अब ये जो बड़े वाला सेल है आप इसको यूकैरियोटिक सेल बुला दो, और इसके अंदर जो छोटे वाला सेल है वो माइटोकॉन्ड्रिया निकला। और ये सेम तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट हुआ है। ठीक है, कि सेल ने, कि ये बड़े वाले जो प्रोक्रियोटिक सेल है उसने एक छोटा सेल खाया प्रोक्रियोटिक, ये छोटे सेल के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट था जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो इसने छोटे वाले सेल को अपने अंदर रहने दिया, छोटे वाले सेल को घर मिल गया और बड़े वाले प्रोक्रियोटिक सेल को रेडीमेड खाना बना हुआ मिलने लग गया। काफी सालों के साल बाद ये सेल मॉडिफाई हुआ। अब इस बड़े सेल को हम यूकैरियोटिक सेल बुलाते हैं, जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, क्योंकि छोटा सेल अंदर जाके रहने लग गया। और ऐसे रिलेशनशिप में बड़े सेल को भी फायदा है, छोटे सेल को भी फायदा है, इसलिए हम इसे कहते हैं एंडो मींस इनसाइड, सिम्बायोटिक मतलब दोनों को फायदा थ्योरी। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है ओरिजिन, किसका ओरिजिन बताती है हमें? ये हमें ओरिजिन बताती है ऑफ यूकैरियोटिक सेल, और उसी के साथ साथ ही हमें ओरिजिन बता देती है किसका? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम ऐसे क्यों मानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया? इसके हिसाब से क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में भी तो प्रोक्रियोटिक सेल हुए ना, है ना? इनिशियली तो ये छोटे वाले सेल ही थे ना, वो प्रोक्रियोटिक सेल अकेले रह रहे थे। तो हम ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जो चीजें मिलती है ना, वो हमको प्रोक्रियोटिक सेल में भी मिलती है। जैसे प्रोक्रियोटिक सेल के पास अपना डीएनए होता है सर्कुलर, उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए होता है सर्कुलर। प्रोक्रियोटिक सेल में राइबोसोम कौन से नंबर के होते हैं? 70s। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी कौन से होते हैं? 70s। मतलब मेरे यूकैरियोटिक सेल में भी तो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल की मॉडिफिकेशन है, तो ये हम सबके अंदर है। सो दिस इज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। बात समझे? यो मैम। ठीक है जी, ऑलराइट। तो क्योंकि इनके पास अपना डीएनए होता है ना, इसलिए क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया खुद को डिवाइड भी कर सकते हैं। इसलिए हम क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया को बुलाते हैं सेमी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब जो खुद को खुद ही रेप्लिकेट कर ले, लेकिन ये पार्शली रेप्लिकेट करते हैं। क्या मतलब है इसका? कि अगर ये सेल है ना, मेरा यूकैरियोटिक सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है, ये बात ध्यान से सुनना, ये आपको सेल चैप्टर से कंपेयर होके आ सकती है। तो ये मेरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है डीएनए बढ़िया से। अब यहाँ पे मेरा माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 2 बन जाएंगे,
उनके पास अपना न्यूक्लियस है, वो सिग्नल लेके बन जाएंगे, लेकिन उनको कुछ सिग्नल ना मेन न्यूक्लियस से भी चाहिए होते हैं। तो ये अकेले काम नहीं कर सकते, ये यूकैरियोटिक सेल के साथ मिलके ही काम करते हैं। इसलिए हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस, कि वो रेप्लिकेट तो कर सकते हैं एक सेल के अंदर, लेकिन उनको मदद चाहिए होती है मेन सेल के न्यूक्लियस से। बात समझ आई? यो यो मैम। ज्यादा पढ़ा दिया क्या मैंने? नो मैम। ये इवोल्यूशन कराने के बाद ही पता सा नहीं चलता। लिख लिया सबने? यो यो मैम। हमें एक बार इस डायग्राम को रिपीट करना। ये देखिए बड़ा वाला यूकैरियोटिक सेल है ना, यो मैम। इसके पास न्यूक्लियस है अपना और उसमें अपना डीएनए है, ठीक है। सिमिलरली इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ऐसे बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया में डिवाइड हो जाता है थ्रू बाइनरी फिजन। लेकिन ये सिर्फ इसके पास अपना डीएनए है ना, तो उसकी मदद से ये डिवाइड तो होता है, लेकिन ये अकेला डिवाइड नहीं हो सकता। जब तक इसको मेन सेल का डीएनए सिग्नल नहीं देता ना, तब तक ये डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब कि ऑटोनोमस का मतलब है खुद से रेप्लिकेट हो पाना। तो मैं खुद से रेप्लिकेट होकर दो साक्षी बना लूंगी, लेकिन मुझे परमिशन चाहिए, ठीक है। तो मेन जो न्यूक्लियस है उससे मुझे सिग्नल आएगा, तभी मैं डिवाइड हो सकती हूँ। तो मैं ऑटोनोमस तो हूँ, लेकिन मैं सेमी ऑटोनोमस हूँ। सेमी मतलब पार्शियल। समझ आया? मैम। ओके जी। तो ये थी हमारी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो ये बहुत बेसिक था। तो इस चैप्टर के आप स्टार्टिंग के 2 पेज पढ़ोगे ना, आपको समझ आ जाएगा। ओके, यो यो मैम। अब अपनी कॉपी में ये बनाओ। हम पढ़ेंगे थ्योरीज। थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, ये ना आपको स्टेटमेंट बेस में आ सकती है। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, बायोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सभी थ्योरीज में से द वेल एक्सेप्टेड वन कौन सी है? हेल्डेन एंड ऑपरेन। देखो, अगर कोई पहले वाली थ्योरी बहुत अच्छे से ओरिजिन एक्सप्लेन कर देती, धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आए अगर एक्सप्लेन कर देती, तो नई थ्योरीज क्यों आती? तो जब भी बहुत सारी थ्योरी होती है ना, मोस्टली जो लास्ट वाली थ्योरी होती है ना, वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी होती है। समझ आई बात ये वाली? यो मैम। फटाफट लिखो, मेरे को थम्स अप कर दो। बच्चे क्लास में चल पड़े, उसका जियो सिम का इशू हो रहा है, बताओ कैसे करेगा बच्चा काम? तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है? सुना? क्या सुना है? चलो देख के बता दो क्या सुना है। एक और मुझे एक्सप्लेन करेगा। ये तो तुम सबने सुना है, नहीं एक्सप्लेन कर रहे तो तुम बस बच रहे हो काम से। देख के बताओ। कोई नहीं बताएगा? क्या कहते हैं घर पे, दुनिया कैसे बनी थी? ऐसे नहीं होगा एवोल्यूशन। सो जाओगे, अभी तो मैंने कुछ नहीं कराया, सच्ची सो जाओगे। बताओ क्या सुना तुमने, दुनिया कैसे बनी है? तुम में से किसी ने कभी नहीं सुना घर पे कि दुनिया का जन्म कैसे हुआ है, लोग कैसे बने हैं? हाँ, मैम ऐसे बताते हैं कि पहले वो आग का गोला था, फिर वो धीरे धीरे ठंडा होता गया। हाँ ये तो है। फिर धीरे धीरे ठंडी हुई तो लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो कभी कोई बताते ना कि ह्यूमन कैसे बने? चिंपैंजी से। चिंपैंजी कैसे बना? बंदरिया? चिंपैंजी कैसे बना? पत्थरों से? कुछ सुना होगा। कभी ऐसे नहीं सुना कि कहते हैं कि गॉड है, उन्होंने क्रिएट किया सब कुछ? यो यो मैम। मानते हैं ना कि भगवान ने सब कुछ बनाया। हिंदुइज्म में मानते हैं लॉर्ड शिवा ने सब कुछ बनाया है, ये कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। राइट? सिमिलरली
ने ये सपोर्ट किया था, सबसे पहले थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी। ये इसमें कहा गया था कि जितनी स्पीशीज आज है ना, सबकी सब ऐसे के ऐसे ही बनाई गई थी। बेसिकली बाइबल में ये मेंशन भी है। देखिए 7th डे ह्यूमन का क्रिएशन हुआ था, 6 दिन तक धरती बन गई थी। एक दिन में धरती बनी, या प्लांट्स बने, पानी आया, सारे ऑक्सीजन वगैरह आए। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया बाइबल पढ़े। लेकिन 7th डे पे इंसानों का जन्म हुआ था। एडम और ईव की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, पहले मनुष्य वो थे, ठीक है। अरे यार तुम हेलन मैम से नहीं पढ़ते थे क्या? हेलन मैम पढ़ाती ना, तो वो कहानी सुनाती। क्रिश्चियन है ना, वो ज्यादा अच्छे से बता पाते हैं। चलो कोई बात नहीं। सो वी विल हैव हर एज ए गेस्ट समडे, उनको ज्वाइन कराएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे। सो ऑल स्पीशीज वर मेड एज इट इज टुडे, ऐसे मानते हैं भगवान ने सब कुछ ऐसे बनाया था। देयर इज नो एवोल्यूशन, एवोल्यूशन नहीं हुआ है। टाइम के साथ साथ चेंज आना और किसी नई चीज का बनना ही इस इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है टाइम के साथ चेंज आते रहना, तो ऐसा हुआ नहीं है। तो इस थ्योरी को जिन्होंने प्रीच किया था, मतलब लोगों में फैलाया था, वो था फादर जुरेस। फादर जुरेस ने इस थ्योरी को बहुत ज्यादा फैलाया था, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन इनिशियली लोग यही मानते थे कि भगवान ने ही दुनिया बनाई। समझ आई बात? मैम। कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, क्योंकि एक स्पेशल क्रिएशन हुई ना गॉड की तरफ से। नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। देखो बायो मतलब मैम लिविंग बीइंग, ठीक है। जेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन सिंथेसिस या फॉर्मेशन। और कैपिटल ए अगर मैं लगा दूं ना किसी बायोलॉजिकल वर्ड के आगे, तो उसका मतलब होता है नॉन लिविंग। नो नो नॉट नॉन लिविंग, नो नॉट नॉन लिविंग, गलत। किसी चीज का एब्सेंट होना, उसको हम कहते हैं कैपिटल ए, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस क्या कहती है कि लिविंग बीइंग की सिंथेसिस हुई है विद द हेल्प ऑफ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि नॉन लिविंग थिंग थी, कुछ नॉन लिविंग मटेरियल है। अब बताती हूँ कैसे। नॉन लिविंग मटेरियल ने जन्म दिया है, बर्थ दिया है किसको? लिविंग बीइंग्स को, ये इन्होंने कहा। तो नॉन लिविंग मटेरियल से लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ। दिस इज द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस गिवन बाय वॉन हेल्मोट इन 16th सेंचुरी, ठीक है। 1600s के टाइम पे उन्होंने ये थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा लाइफ ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली, तो इसी को हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन नाम से भी जानते हैं थ्योरी को। स्पॉन्टेनियसली मतलब एकदम से, सडनली, एकदम से नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ ओरिजिनेट होगी। इन्होंने कैसे कहा? इन्होंने कहा इन्होंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि उन्होंने अपनी डर्टी शर्ट ली, ठीक है, अच्छी खासी पसीने से भरी हुई गंदी सी शर्ट थी, और उसके ऊपर उन्होंने मुट्ठी भर व्हीट डाल दिया और उसको रख दिया, 24 डेज के लिए छोड़ दिया। कुछ नहीं था उसके पास। 24 डेज के तक उस पर मैन्युअली नजर रखी। जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे रूम के पास एक शर्ट पड़ी है, उसके ऊपर तुमने मक्का डाल के रख दिया है, गंदी शर्ट। 21 डेज के बाद 21 डेज के बाद उन्होंने आए और उन्होंने देखा कि उस शर्ट के ऊपर उन्हें क्या मिला। किसी ने कहानी नहीं सुनी? स्कूल में एवोल्यूशन बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ। सुनिए बेटा सोनिया, तुम किसी के वेरिफिकेशन कर रही है, कुछ तो बोल। तो 21 डेज के बाद उन्होंने देखा कि वहां पे उनको छोटे छोटे चूहे दिखाई दिए। तो उन्होंने कहा कि देखो नॉन लिविंग मटेरियल ही तो सारा, लेकिन चूहों को जन्म दे दिया। तो इसलिए उन्होंने कहा दिस इज थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। अब क्या लगता है वहां चूहे कैसे आए होंगे? हाँ, वो गंदी शर्ट थी ना, तो वो अच्छे एग ले करने की जगह थी। चूहे तो गंदगी में रहते हैं और वीट खाना था, इसलिए शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया और उन गंदी शर्ट पे कोई चूहिया अपने बच्चे देखे थे। इस वजह से शायद वहां पर बच्चे आ गए थे। तो तब लोगों ने इसी पे बिलीव किया। सो दिस इज अ थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, लेकिन थी गलत, राइट? राइट, तो इसको गलत साबित इसने किया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। सो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म आए हैं। इसने जो थ्योरी थी हम्बोल्ट की, उसको एकदम से खत्म कर दिया। वॉन हम्बोल्ट के बारे में आप और भी पढ़ोगे, उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा दिया, ठीक है। तो ये थ्योरी किसने की थी? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस रेड्डी ने दी थी, स्पेंजी ने दी थी, एंड पॉस्चर ने दी थी।
ठीक है, इनकी थ्योरी के बाद एबायोजेनेसिस का नाश हो गया था। समझ आई बात? यो मैम। ठीक है, आ जाओ, समरी के बिना जाने नहीं दूंगी। तो बताओ मुझे सब, देखो अच्छा तुमने प्रोटोबायंट्स में पढ़े नहीं, तो मुझे बताओ अभी तक तुमने क्या सीखा कि धरती कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जब हुई तो अर्थ फॉर्म हुआ और बाकी भी हुए प्लेनेट। अर्थ जब फॉर्म हुआ तो अर्ली प्रिमिटिव अर्थ में कैसी कंडीशंस थी? मैम वो हो था, वोल्केनिक करप्शन था, मैम वहाँ पे कोई नो फ्री ऑक्सीजन और नो लाइफ एनवायरनमेंट मैम लिक्विड था और वाटर जैसा वाटर था। नो लाइफ और रिड्यूसिंग कंडीशंस थी, राइट? फिर अर्थ थोड़ा कूल हुआ और फिर उसके ऊपर रेनफॉल हुआ और उससे क्या बन गए? ओशियंस। और ओशियन से बना हमारे फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर, राइट? उसके बाद मुझे कौन बताएगा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी? कौन बताएगा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी? नहीं समझ आई? चलो मैंने काफी सारी ना बहुत सारी बातें बोल दी, हो सकता है उड़ गए हो। आराम से ना रिवाइज करके सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ के आ जाना, ठीक है? ज्यादा नहीं मुश्किल से एनसीईआरटी के 2 पेज पढ़े तो रिवाइज करके आना। आगे वाला भी ना थ्योरी तक रिवाइज वहां से पढ़ के एक